नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। और आज आप सिद्धार्थ पटेल के साथ में पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। आप है तैयार बोर्ड एक्सप्रेस के लिए? तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मैं इस पूरे चैप्टर को एक कहानी के फॉर्म में आपको समझाऊंगा और आपको भी कुछ इसी तरीके से समझना है कि सर एक कहानी बताते चल रहे हैं। तो आप ये समझो, जो आपकी किताब है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसमें हम एक कहानी की तरीके से चलेंगे कि 1947 से लेके टिल प्रेजेंट हमारी पॉलिटिक्स कैसे रही है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। आप याद करो 14 और 15 अगस्त मिडनाइट में हम लोग हैं, ठीक है। देश आजाद हुआ है। देश आजाद हुआ है तो बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। आजाद हुआ है देश, तो देश के साथ में और भी बहुत सारे चैलेंजेस कैसे हैं, क्योंकि हमारे देश का विभाजन हो चुका है, पार्टीशन हो चुका है। इंडिया इज डिवाइडेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है। तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तरफ हमारे पास में आज़ादी की खुशी है कि ये जो अंग्रेज़ों का रूल था वो रूल अब ख़त्म हुआ, हम लोग आज़ाद हैं, हम लोग आज़ाद देश में हैं। पर उसी खुशी के साथ में हमें गम भी है। हमें गम इसलिए है कि हमारा देश में पार्टीशन हुआ है। दूसरे हमें डर भी है। कैसा डर है हमारे मन में? हमारे मन में डर है कि ये देश आज़ाद तो हो गया है, लेकिन जिस स्थिति में हमें अंग्रेज़ों ने छोड़ा है उसमें डेवलपमेंट करना, इतने सारे चैलेंजेस आना, ये सबको लेके डर बना हुआ है। तो कौन कौन से तीन चैलेंज हमें सबसे बड़े लग रहे थे उस समय? पहला चैलेंज ये था, टू शेयर अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड बाय गेटिंग ऑफ अकोमोडेटिव ऑफ डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में डाइवर्सिटी है। इस डाइवर्सिटी के बावजूद हमें इस देश को जोड़ के रखना है। अगर आप यूरोप में देखोगे, अगर आप अमेरिका में देखोगे, तो याद करो मैंने आपको क्लास 11th में सेक्युलरिज्म आप पढ़ के आए हो, तो हम ये बात करते कि उनकी सोसाइटी में इतनी डाइवर्सिटी नहीं थी जितनी डाइवर्सिटी इंडिया में है। तो इस पूरे देश को साथ में लेके चलना, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी के साथ में लेके चलना, वो उस समय क्वेश्चन मार्क है जब देश का पार्टीशन हो रहा हो और अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल खेला हो। तो एक मन में डर है कि पूरे देश को जोड़ना एक चैलेंज है हमारे सामने। दूसरा, टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी। हमने वादे तो कर दिए हैं कि हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाएंगे, इंडिया में डेमोक्रेसी रहेगी, लेकिन वादा करना और निभाने में जमीन आसमान का फर्क है। आप बस अपने आप को इमेजिन करना है। आपको इमेजिन क्या करना है कि आप ईयर 1947 में हो आज की तारीख में, ठीक है। और तीसरा, टू इंश्योर डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शन, कि पूरे समाज में सबका डेवलपमेंट हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ वर्ग का ही डेवलपमेंट हो पाया हो, कुछ सेक्शन का ही डेवलपमेंट हो पाया हो, ठीक है। तो ये तीन चैलेंजेस हमारे सामने, तीन बड़े बड़े चैलेंजेस हमारे सामने थे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। हम लोग ये देखते हैं कि जो टू नेशन थ्योरी थी उससे हमने देखा कि पार्टीशन एक तो हमारे देश का हुआ, जो कि इच्छा नहीं थी, लेकिन मुस्लिम लीग का हमेशा ये कहना था कि उनको पार्टीशन चाहिए, मुस्लिम एरियाज जो रहेंगे वो पाकिस्तान का पार्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ? ऐसा हम लोग कहीं पे भी नहीं देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर बेल्ट ऐसा हो जहाँ पे मुस्लिम एरिया मेजॉरिटी में हो। हमने ये देखा कि बीच में इंडिया, इस तरफ हम लोग देख रहे थे वेस्ट पाकिस्तान और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ईस्ट पाकिस्तान और बीच में इंडिया। तो पाकिस्तान का भी अगर आप पार्टीशन देखोगे तो बांग्लादेश तो बाद में बना है ना, पाकिस्तान का भी आप पार्टीशन देखोगे तो बीच में इंडिया देखने को मिलेगा और इस साइड पाकिस्तान और यहाँ पे पाकिस्तान। समझ रहे हो? अमृतसर एंड कोलकाता, लाहौर वेर डिवाइडेड इनटू communal zone. People underwent immense suffering. Partition created religious conflict. अमृतसर, कोलकाता, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि सबसे ज्यादा अपने को क्या देखने को मिला? सबसे ज्यादा कम्युनल जोन देखने को मिला। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा समस्या सबको हुई, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या बंगाल प्रोविंस और पंजाब प्रोविंस में हुई, क्योंकि पंजाब प्रोविंस का आधा हिस्सा कहाँ पे चले गया? इधर इस तरफ से हम लोग देखें वेस्ट पाकिस्तान में, और इधर बंगाल प्रोविंस का आधा हिस्सा कहाँ पे चले गया? ईस्ट पाकिस्तान में, जो कि आज की तारीख में बांग्लादेश है। तो हम लोग ये देख रहे थे कि ये जो सिटीज है यहाँ पे एक तरीके से कम्युनल जोन बन गए थे। एक तरीके से हम लोग क्या देख रहे थे? एक तरीके से लड़ाई हो रही थी। हम बॉर्डर्स के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे थे कि लोग भाग रहे थे, और बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि देश का पार्टीशन हो रहा है। बहुत सारे लोगों को तो ये खबर ही बाद में लगी, तो उनके मन में एक डर था। हम लोगों ने देखा कि कितने ही लोगों की डेथ हो गई, कितने ही रेप हुए, वुमेन्स के साथ में कैसे ट्रीटमेंट हुआ उस दौरान, और वो खतरनाक पिक्चर्स हैं। उसके बाद में
प्रोसेस ऑफ पार्टीशन तो आप जानते हो कि ब्रिटिश इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू टू कंट्री, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान. नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान. देयर वर नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया, और सारे मुस्लिम्स को नहीं जाना था पाकिस्तान. एग्जाम्पल आपकी किताब में दिया है, कौन? अब्दुल गफर खान. जैसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि सारे मुस्लिम्स को नहीं जाना था और ना ही सारे मुस्लिम्स को पार्टीशन चाहिए था. वो तो मुस्लिम लीग की अपनी डिमांड थी, लेकिन ऐसा नहीं था. और हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बोला था कि इंडिया में हम बिल्कुल भी इंडिया को रिलीजन लाइन पे नहीं देख रहे हैं. जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग जितने भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, जो भी मुस्लिम पीपल है वो पाकिस्तान में जाए, वो इंडिया में भी रहेंगे तो सेफ ही रहेंगे. ठीक है. देयर वर नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया. पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल केव द डीपेस्ट ट्रॉमा. कोई भी सिंगल बेल्ट नहीं था कि ये पूरा बेल्ट है तो यहां से पूरा एक अलग देश बन जाएगा. जैसा कि मैंने बताया कि एक वेस्ट पाकिस्तान बना, एक ईस्ट पाकिस्तान बना, और पंजाब और बंगाल जो थे उसमें सबसे ज्यादा डीपेस्ट ट्रॉमा एक तरीके से अपने को देखने को मिला. देन आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वर वेरी रेयर पॉसिबिलिटी दैट इंडिया वुड गेट फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर कंट्री. ठीक है. यहां पे हम लोग देख रहे थे कि ब्रिटिश अब पार्टीशन तो हो गया, ठीक है, पाकिस्तान के उधर चले गया. अब अगर हम बात करें हमारे भारत की, अगर हम बात करें हमारे इंडिया की, तो इंडिया में भी हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि प्रिंसली स्टेट्स है एज वेल एज ब्रिटिश इंडिया, जो आज की तारीख प्रिंसली स्टेट है और ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, जिसको की आजादी मिली थी. तो प्रिंसली स्टेट्स के सामने क्या ऑप्शन थे? प्रिंसली स्टेट के पास में ये ऑप्शन थे जब अंग्रेज छोड़ के गए कि या तो वो जीवन भर अपने आप को एज ए सेपरेट कंट्री माने, अगर वो चाहे तो वो किसके साथ में मर्ज हो सकते हैं, वो चाहे तो वो इंडिया के साथ में मर्ज हो सकते हैं, और अगर वो चाहे तो किसके साथ में मर्ज हो सकते हैं, वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ में मर्ज हो सकते हैं. तो प्रिंसली स्टेट के पास में अंग्रेज लोग तीन ऑप्शन छोड़ के गए थे. पहला ऑप्शन ईदर टू मर्ज विद इंडिया, दूसरा ऑप्शन ईदर टू मर्ज विद पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन कि अगर वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट देश रहना चाहते हैं तो वह रह सकते हैं. अब इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी थी कि हमें क्या लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हमारे देश में फिर से पार्टीशन अपने को देखने को मिले. तो इसके चलते क्या हुआ, हमारे लीडर्स के मन में डर था. तो हम लोग गवर्नमेंट की जो अप्रोच थी, गवर्नमेंट को क्योंकि प्रिंसली स्टेट को मर्ज करना था ना, आप मानो कि ये इंडिया है, ठीक है, यहां पे बीच में एक प्रिंसली स्टेट बोल रहा है कि मैं अपने आप में एक देश में रहूंगा, मैं अपना ही देश रहेगा, मैं इंडिया के साथ में मर्ज नहीं हो सकता. तो ये कैसे पॉसिबिलिटी है? और ये एरिया अगर ये अपने आप में देश बन गया तो दूसरा एरिया भी डिमांड उठाएगा, तीसरा एरिया भी डिमांड उठाएगा. तो एक तरीके से हमारे गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को इस देश को मर्ज तो करना था ना, भारत को भारत तो बनाना था ना. तो गवर्नमेंट ने कौन सी अप्रोच अपनाई? सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऑटोनॉमी देने की बात की प्रिंसली स्टेट से. अब जब सरकार प्रिंसली स्टेट से बात कर रही थी तो बोली थी हम आपको ऑटोनॉमी दे देंगे, आप इंडिया का पार्ट रहोगे, लेकिन आपको ऑटोनॉमी रहेगी, कुछ रूल्स आप अपने चला सकते हो. अकोमोडेट प्लूरैलिटी, हमने बोला कि हम आपकी आइडेंटिटी, हम लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, इंडिया ने कभी भी नहीं बोला कि हमारा ऑफिशियल रिलीजन ये है, या इंडिया ने कभी भी नहीं बोला कि हम तुम्हारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन करेंगे. इंडिया कहीं पे भी, आपने संविधान पढ़ा है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, हम आपकी अलग अलग आइडेंटिटी को स्वीकार करेंगे. इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ इंडियन यूनियन, और तीसरा वही था कि हमको इंटीग्रेट और कंसोलिडेट करना है कि भारत जो है, भारत अपने आप में उसकी बाउंड्रीज एकदम सिक्योर हो जाए. देन इसमें मेजर चैलेंज जो आता है वो किस में आता है? वो हैदराबाद में आता है. हैदराबाद लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था, ठीक है. उसके बाद में जो हैदराबाद को जो रूल कर रहे थे निजाम, वो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ वर्ल्ड थे, ठीक है. अब निजाम ने क्या किया? निजाम ने इंडिया के साथ में जुड़ने से मना कर दिया. लेकिन वहां पे हम लोग देखते हैं कि वहां पे जो पीजेंट्री, विमेन, जो फार्मर्स, ये सारे लोग थे, वो लोग क्या करने लगे? वो निजाम के अगेंस्ट रिवोल्ट करने लग गए. एक तरीके से वो लोग रिवोल्ट, हम लोगों ने देखा कि हैदराबाद में लोग रोड पर उतर आए हैं. इसके चलते यहाँ पे क्या होता है, जो निजाम की जो आर्मी रहती है, रजाकार जो रहते हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार दिया. निजाम ने अपनी आर्मी भेजी, क्योंकि लोग जब प्रोटेस्ट करे तो निजाम ने अपनी आर्मी भेजी. आर्मी ने बहुत सारे लोगों को मारा, बहुत सारे विमेन के साथ में रेप किया. उसके चलते इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? इंडियन गवर्नमेंट ने आर्मी भेजी सितंबर 1948 में, और हमने हैदराबाद को इंडिया में मर्ज कर लिया.
ठीक है, ये एक हैदराबाद की स्टोरी हो गई। इसके बाद में अगर हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में हम लोग देख रहे थे कि मणिपुर के राजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन इंडिया में साइन कर लिया था। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर लिया था। प्रिंसली स्टेट्स को हमने ये बोला था, जो प्रिंसली स्टेट आप अपने इच्छा से इंडिया में मर्ज होना चाहता है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर दे कि हम इंडिया के साथ में रहना चाहते हैं, हम भारत के साथ में रहना चाहते हैं। तो मणिपुर में हम लोग देख रहे थे कि मणिपुर के राजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर लिया। लेकिन 1948 में देखो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, जो कॉमन पीपल रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग महाराजा पे प्रेशर बनाते हैं, मणिपुर के राजा पे प्रेशर बनाते हैं और वो लोग इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। जब इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं तो मणिपुर एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो जाता है कि राजा है लेकिन उनकी अपने इलेक्टेड लोग हैं, उनके अपने इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर है। अब उस स्टेट लेजिस्लेचर में मुद्दा उठा कि इंडिया के साथ में मर्ज करना है नहीं करना है, क्वेश्चन ओवर द मर्जर, ये वाली चीज हुई। तो जो मणिपुर में जो कांग्रेस है, स्टेट कांग्रेस जो है, उन्होंने फेवर किया कि वो इंडिया के साथ जाना चाहेंगे, लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो थी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम इंडिया के साथ नहीं जाएंगे। इसी के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कन्विंस किया महाराजा को कि आप तो मर्जर एग्रीमेंट हमारे साथ में साइन कर दो, और महाराजा ने मर्जर एग्रीमेंट साइन कर दिया विदाउट कंसल्टिंग लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर। अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे हो सर गलत हुआ, ये हुआ, लेकिन अगर आपको आपके देश को एक साथ में जोड़ के रखना है तो कुछ गलत नहीं है बेटा। कई बार आप पेरेंट्स को देखोगे, सबकी अलग अलग अप्रोच होती है, कोई दूसरा इंसान सही हो सकता है, मेरा पर्सपेक्टिव गलत हो सकता है, किसी और का पर्सपेक्टिव सही हो सकता है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। आप जानते हो कि पॉलिटिकल साइंस में सही गलत नहीं होता है, पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। मेरा पर्सपेक्टिव कुछ और कहेगा, आपका पर्सपेक्टिव कुछ और कहेगा, किसी और का पर्सपेक्टिव कुछ और कहेगा। तो हमारी सरकार ने एक तरीके से साम दाम दंड भेद सब अपनाया कि हमारा जो आज आप प्यारा भारत देख रहे हो इसको जोड़ के कैसे रखना है। क्योंकि जिस दिन पता है देश आजाद हुआ और जिस दिन न्यूज़पेपर्स में छपा कि इंडिया डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाएगा, उस दिन आप यूरोप, अभी भी आप गूगल कर सकते हो, यूरोप अमेरिका इन सब के न्यूज़पेपर को देखना, वो लोग इंडिया पे हंस रहे थे। क्या हंस रहे थे कि ये जो भारत बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि हम सबको साथ में लेके चलेंगे, हमारे देश में डेमोक्रेसी रहेगी। वो बोलते हैं इनके पास लोग ही कितने पढ़े लिखे हैं, ये तो इलिटरेट लोग हैं, इतनी गरीबी है, इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, इनके देश के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। वो बोलते हैं कि ये जो इंडिया है, इस इंडिया में से बहुत सारे छोटे देश बन जाएंगे। ऐसा हमारा मजाक उड़ाया था किसने, अमेरिका और यूरोप ने हमारा मजाक उड़ाया था। तो आज उनके मुंह पे भी एक करारा जोरदार तमाचा है। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये देखा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, circumstances change after the independence and partition. One of the most important concern in the early year was the demand of separate state would endanger the unity of the country. It was hoped that if we accept regional and linguistic claim of all region, the threat to division and separatism would be reduced. यहाँ पे देखो, जब एक तरीके से जब अंग्रेज रूल कर ही रहे थे, तभी अपने को ये तो पता था कि अपने को आज़ादी मिलने वाली है। तो ये जो लीडर्स हैं, इन लोगों ने काम तो स्टार्ट कर दिया था। अब एक बार ये डिमांड ऑलरेडी उठ चुकी थी, क्योंकि इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है तो हमें स्टेट गवर्नमेंट तो लगेगी। तो स्टेट्स कैसे बनाएंगे? तो कुछ लोगों का कहना था लैंग्वेज के बेसिस पे बना दे, लेकिन बात हुई कि अगर लैंग्वेज और रीजनलिज्म, पर्टिकुलर रीजन के नाम पे अगर हमने स्टेट्स बनाने लगे तो सबके अंदर से रीजन की भावना जागेगी, ना कि देश की भावना जागेगी। और इससे कंट्री में क्या होगा, इससे कंट्री में हम लोग देखेंगे कि एक तरीके से क्या होगा, विभाजन, डिवाइड होने की बारी आ जाएगी। ठीक है, और ये हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज करने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वैसे ही जब देश को आज़ादी मिली तब हमने बहुत सारे मूवमेंट देखे, जैसे कि विशाल आंध्रा मूवमेंट देखा। विशाल आंध्रा मूवमेंट में हमने क्या देखा कि लोग जो है वो रोड पर उतर आए। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ, एकदम फास्ट अनटू द डेथ, कि हम तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक कि आप हमारी डिमांड फुलफिल नहीं करते हो कि आंध्रा को तेलुगु स्पीकिंग एरिया से अलग कर दिया जाए। और एट द एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह बात माननी पड़ी कि आंध्रा को तेलुगु स्पीकिंग एरिया से अलग कर दिया जाए। तो आंध्र प्रदेश को अलग किया और यहाँ पे तमिलनाडु को यहाँ पे क्या किया, तमिलनाडु को यहाँ पे अलग किया। जैसे ये डिमांड मानी, वैसे ही क्या हुआ, दूसरे सारे एरिया में भी होने लगे कि चलो आंध्रा की बात मान ली तो चलो अपन सब प्रोटेस्ट करते, देखा देखी में करते ना। तो बाकी सारी जगह से क्या हुआ, बाकी सारी जगह से डिमांड उठने लग गई। उसके चलते स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में बना। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने क्या किया,
एक तरीके से देखा कि स्टेट्स की बाउंड्रीज कैसे रीड्रॉ करनी चाहिए। तो ये बात हुई थी यहाँ पे कि हम एक तरीके से लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज के बेसिस पे इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, इनिशियली हम लोग एक स्टेट्स बना देते हैं। तो उस समय 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज की क्या हुई थी, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज की यहाँ पर बात हुई थी। ठीक है, तो ऐसे करके क्या हुआ, ऐसे करके स्टेट्स बने। और आज की तारीख में जब स्टेट्स अलग अलग बनाते हैं तो आज की तारीख में लैंग्वेज के नाम पे नहीं, यूजली एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को देख के कि बहुत बड़ा स्टेट है तो मैनेज करने में समस्या जाएगी तो छोटे स्टेट बना दो। तो इनिशियली क्या हुआ, देखो आप ये समझो कि इनिशियली अगर हमारे सामने इतने सारे चैलेंजेस हैं तो इन चैलेंजेस को फुलफिल करने के लिए हमें कुछ डिमांड माननी पड़ेगी, कुछ डिमांड नहीं माननी पड़ेगी। कभी हमें साम दाम दंड भेद अपनाने पड़ेंगे। तो इंडिया के सामने जो चैलेंजेस थे, डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना, कंट्री को जोड़ के रखना, और एक तरीके से क्या करना, एक तरीके से जो इस देश में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से डील करना। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने क्या देखा, सरकार ने सारी कोशिशें करी। आप जो बोलते हो ना कि इंडिया के डेवलपमेंट में क्या हुआ, सर चाइना इतनी जल्दी डेवलप कर गया, इंडिया क्यों नहीं कर पाया। नो डाउट करप्शन है, नो डाउट बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप ये भी तो देखो कि हमारे सामने जो समस्याएं आई है वो हर देश के सामने नहीं आती है। आप हमारी समस्याओं को देखो कि समस्याएं क्या क्या थी। और अगर आप पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ लोगे तो आप 2025, 2026, 7, 8, 9, 10 आप पूरा बहुत अच्छे से समझ लोगे कि हम कुछ चीजें क्यों कर पाए और कुछ चीजें हम क्यों नहीं कर पाए। तो इस किताब को कहानी की तरीके से समझो। अब यहां से भैया कहां से क्वेश्चन बनेगा, यहां से पक्का ये क्वेश्चन बनता है। कौन सा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है व्हाट वेर द चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। वो 3 चैलेंजेस आपको बताने, यहां से पक्का सवाल बनता ही बनता है। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से रखना। हैदराबाद वाली चीज देख लेना और एक तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का देख लेना। तो फिर क्या किया, फिर भैया हमने देखा कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना। कब बना, 1953 में। अब जब ये बात होने लग गई, क्या बात होने लग गई कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को एक तरीके से सेपरेट किया गया, तो अलग अलग जगह से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या हुआ, लैंग्वेज के नाम पे स्टेट्स बनने के लिए बहुत सारे जगह पे डिमांड उठने लगी। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया। उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने ये देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करी और उसके बाद में 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया और उसके चलते 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी सबसे पहले। क्लियर है। तो कैसे हमने विशाल आंध्रा मूवमेंट के बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, ये वाली चीज भी आपको यहां पर क्लियर है। अब जरा बारी है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, आंसर आपको नहीं देखना है, ठीक है। हु प्रपोनेटेड 2 नेशन थ्योरी, तो मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफर खान, निजाम ऑफ हैदराबाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, तो मोहम्मद अली जिन्ना। 2 नेशन थ्योरी में भैया क्या था, 2 नेशन थ्योरी में बात यह हुई थी कि इंडिया में 2 मेजर कम्युनिटीज है। कौन सी 2 मेजर कम्युनिटीज है, हिंदूज एंड मुस्लिम। तो इन दोनों, मतलब ये दोनों कम्युनिटीज अपना अलग अलग देश बनाएगी और इसको अंग्रेजों ने क्या किया, इसको अंग्रेजों ने अपने डिवाइड एंड रूल के चलते, पॉलिसी के चलते उन्होंने भी इस 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया और वहां से हमने क्या देखा, वहां से हमने पार्टीशन देखा इंडिया का। ठीक। Which among the following leader played an important role in integration of princely state with India? तो बताओ भैया, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजा गोपालचारी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो आंसर पता है आपको, ठीक है। फिर ये मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम देख लो भैया। Which among the following आर विथ करेक्ट टू विशाल आंध्रा मूवमेंट। आंसर नहीं देखना है आपको, आंसर इसलिए नहीं देखना है क्योंकि क्यों नहीं देखना है, आप मन से सॉल्व करो। ऐसे कुछ द मैच द कॉलम्स, मतलब एक तरीके से मैच द कॉलम नहीं, मतलब जो स्टेटमेंट्स वाली चीजें, ये आपको पता रहना चाहिए कि स्टेटमेंट 1 सही है, 4 सही है, बोथ 1 and 2 सही है, बोथ 2 and 3 सही है। तो इसको देखो। देन नेक्स्ट ये वाला है मैच द कॉलिंग, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके देखो कि 2 नेशन थ्योरी किसने दी, रेज दिस डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट इन 1952 ये किसने किया, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे इंडिया के, फाउंडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कौन है। तो एक तरीके से मैच द कॉलम है, ठीक है। फिर ये कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन में भी एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कार्टून बेस्ड क्वेश्चन का मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा, तब अपन वहां से आप अलग से और कर लोगे। लेकिन ये क्या है, ये एक तरीके से आप लोगों के लिए कार्टून बेस्ड एमसीक्यू है, ठीक। अब यहां पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ऑफ इंडिया इंश्योर डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली सम सेक्शन
वैलिडेट द स्टेटमेंट विद 2 सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स थे उनको ऑफ कोर्स क्या था, पूरे सोसाइटी का एक तरीके से क्या चाहिए था, एंटायर सोसाइटी का वेलफेयर चाहिए था, सिर्फ कुछ ही सेक्शन का नहीं चाहिए था। ये तो आप भी जानते हो कि हमने सबको साथ में लेके चलना चाहा, और इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अपने को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक तरीके से स्टैब्लिश करनी है, और वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कि अमीर की ना रह जाए, गरीबों की भी सुने। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमारे सामने चैलेंज था, तो ये रहा इसका बढ़िया सा आंसर। देन what is meant by two nation theory? तो ये मैंने वही बताया that two nation theory means the cultural, political and religious, economic and social dissimilarities between two major communities living in India, that is Hindus and Muslim. This theory give rise to the demand of two separate countries, nation, one for Muslim that is Pakistan and one for Hindu that is India. ये था two nation theory, और two nation theory किसने दी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो कुछ चीजें जो चैप्टर में कंप्लीट आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं हुई है, तो वो मैं यहां पे आपको बहुत अच्छे से बताते हुए चल रहा हूं, एक तरीके से आपका सॉर्ट ऑफ रिवीजन करते चल रहे हैं। Now analyze two political development of 1940s that led to the decision of creation of Pakistan. तो यहां पे हमने सबसे पहले क्या देखा, टू पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या हुए। सबसे पहले कंपटीशन हो गया था किसके बीच में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कंपटीशन था। कांग्रेस को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए थी, वेरेज जो मुस्लिम लीग है वो क्या चाह रही थी, मुस्लिम लीग चाह रही थी कि हम हमारा नया ही एक देश बना ले, तो उन्होंने टू नेशन थ्योरी दी। इसी चीज को क्या किया, इसी चीज को ब्रिटिशर ने क्या किया, ब्रिटिशर ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के चलते उन्होंने टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट किया, और हमारे इंडिया में से दो कंट्री बनी, दैट इज इंडिया एंड दी पाकिस्तान। देन ब्रीफली एक्सप्लेन एनी फोर प्रॉब्लम फेस्ड, डिस्कस ब्रीफली एनी फोर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द पार्टीशन ऑफ द इंडिया। कौन कौन सी प्रॉब्लम एक तरीके से देखने को मिला, तो सबसे पहले हम लोग ये देख रहे थे कि 1947 में क्या हो रहा था। 1947 में अपने को बहुत ज्यादा वायलेंस देखने को मिला, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट और कम्युनल राइट्स और ये सारी चीजें देखने को मिली। सबसे ज्यादा हमने बंगाल और कहां पे, पंजाब प्रोविंस में सारी चीजें देखी। इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी के चलते और वो सारी चीजों के चलते लोगों में अफरा तफरी मचने लग गई। एक तरीके से हमें भी ये डाउट था, क्या डाउट था भैया, हमें भी ये एक तरीके से ये डाउट हो रहा था कि पता नहीं हम चीजें संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे। तमाम तरीके की चीजें यहां पर लिखी हुई है, जो कि मैंने आपको अभी समझाया है पूरे चैप्टर में। नाउ what was the government approach towards the princely states immediately after the partition of India 1947? गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी, तो सबसे पहले प्रिंसली स्टेट्स को हम लोग चाहते थे कि साम दाम दंड भेद करके कैसे भी इंडिया में जोड़ लिया जाए, लेकिन हमने प्रिंसली स्टेट को फ्लेक्सिबिलिटी दी। क्या फ्लेक्सिबिलिटी दी भैया, कि हम तुमको एक तरीके से क्या करेंगे, एक तरीके से तुम्हें ऑटोनॉमी तुम अपनी रख सकते हो। और हमें प्रिंसली स्टेट को मर्ज इसलिए करना था क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने क्या देखा था, ऑलरेडी हम लोगों ने पार्टीशन के चलते सारे वो दुख देखे थे कि कैसे हमारी कंट्री का एक हिस्सा एक अलग हो गया, एक अलग देश बन गया। तो हम फिर से ये नहीं चाहते थे, तो हम लोग प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मर्ज करना चाह रहे थे। उसके लिए हम उन्हें ऑटोनॉमी, फ्लेक्सिबिलिटी, तमाम तरीके की चीजें हम प्रिंसली स्टेट्स को देने के लिए रेडी थे। देन हाउ डिड द डेथ ऑफ पोटी सिरमल्लू लीड्स टू द स्टेट ऑर्गेनाइजेशन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस? तो वही ये विशाल आंध्रा मूवमेंट, पोटी सिरमल्लू वाली पूरी वो कहानी जो कि मैंने आपको बताई। इनिशियली हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन ये गांधीयन आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये फास्ट ऑन टू द डेथ पे बैठ चुके थे, और इनकी डेथ हो जाती है एक तरीके से क्योंकि ये चाहते थे कि आंध्रा और तमिल अलग अलग, मतलब तमिल स्पीकिंग एरिया से आंध्रा एक अलग स्टेट बने। और इसी के चलते हम लोग ये भी देखते हैं कि वहां पे जो तमिल है वहां से बहुत सारे लेजिस्लेटर्स, मतलब तमिलनाडु में जो प्रीवियसली अगर हम देखें मद्रास में उसमें, तो बहुत सारे लेजिस्लेटर्स ने क्या किया, रिजाइन कर दिया था। तो एक तरीके से इनकी डेथ के बाद में और एक मूवमेंट हीटअप हो गया, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना और फिर लैंग्वेज के आधार पर क्या किया, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बने। ये भी कहानी मैं आपको पूरी सुना चुका हूं। डिफाइन द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, डिस्कस द नेहरूज अप्रोच टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे थे, यहां पे हम लोग देख रहे थे कि जो नेहरू की अप्रोच या नेशन बिल्डिंग की एक प्रोसेस, तो इंडिया के सामने नेशन बिल्डिंग एक तरीके से चैलेंज था। क्यों चैलेंज था ये बता चुका हूं, पार्टीशन था, हमको मर्ज करना था प्रिंसली स्टेट्स को, हमको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना था। तो ये पूरा प्रोसेस मतलब एक तरीके से चैलेंजेस थे।
नेहरू ने क्या किया, नेहरू और नेहरू के साथ में जो इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स थे और जो साथ में इनके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज किया, डेवलपमेंट पे ध्यान दिया और एक तरीके से इन लोगों ने किस चीज पर फोकस किया, इन लोगों ने एक तरीके से फोकस किया कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट बन के रहे, किसी को ऐसा ना लगे कि इंडिया में सिर्फ हिंदूज ही डोमिनेट कर जाएंगे। तो एक तरीके से हमने जो लोग रह गए थे यहाँ पे पार्टीशन के बाद में, उन लोगों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना था। तो ये नेहरू की अप्रोच यहाँ पे आपको देखने को मिली। Now discuss the event that led to the merger of Hyderabad and Manipur with the Union of India। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मणिपुर और हैदराबाद की कहानी इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। Then next, how did the reorganization of state take place in India after its independence? तो इसमें आप एग्जांपल बता सकते हो कि reorganization of states में आप reorganization of state में पोटी सिरमल्लू की कहानी, और बिफोर इंडिपेंडेंस में कैसा था, बिफोर इंडिपेंडेंस में हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद में पोटी सिरमल्लू के बाद में कैसे चीजें हुई और उसके बाद में हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना और हमने लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बना। तो वो वाली कहानी आप यहां पर लिख दोगे। देन देखो अलग अलग बार ये सवाल आया और ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालाइज एनी 6 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, 6 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो देखो सवाल वही है, बस वर्ड्स बदल रहे हैं। तो जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं ना, ये क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया के पीछे के 2 कॉजेस थे, वो लिख दिया, 2 नेशन थ्योरी और ब्रिटिशर्स ने डिवाइड किया। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज थे, डिवीजन ऑफ प्रोविंसेस था, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइनॉरिटीज, प्रॉब्लम विथ वुमेन, हम लोग देख रहे थे कैसे रेप किया गया, कैसी सारी चीजें हुई जब इधर से उधर वुमेन्स माइग्रेट कर रही थी, रेफ्यूजीज के साथ में क्या प्रॉब्लम हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुआ एक तरीके से, क्योंकि हम लोग ये देख रहे थे कि हम संभाल नहीं पा रहे ना। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर मतलब क्या है कि हम चीजें यहाँ पे संभाल नहीं पा रहे हैं। दोनों देश अलग हो गए, जो रेलवे में काम कर रहे हैं, जो पुलिस में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको भी नहीं पता है कि हम भैया किधर आ रहे हैं, हम पाकिस्तान का पार्ट है, हम पाकिस्तान के लिए काम करें, हम इंडिया के लिए काम करें, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, हमारी बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जांपल कि बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में रह गई और बहुत सारी उनकी चीजें इधर रह गई, इन द सेंस कि एक तरीके से फाइनेंशियल एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना। तो हम एक तो आजादी से लड़ रहे हैं, एक तरीके से गरीबी, ये सारी चीजें से लड़ रहे हैं, ऊपर से क्या हुआ, ऊपर से पार्टीशन ने एक तरीके से और हमारे फाइनेंशियल एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, समझे हो। तो ये वाली सारी चीजें थी। तो इसी के साथ हमारा होता है चैप्टर कंप्लीट। मैंने आपको कहानी के फॉर्म में सारी चीजें समझाई है। क्वेश्चंस को सारे ध्यान से करना, सारे इंपॉर्टेंट है। रहा सवाल कार्टून बेस्ड, ये बेस्ड क्वेश्चन तो सब मैं करवाऊंगा, उस चीज से आप लोग निश्चिंत रहें। जिस तरीके से आपका तीर, यहाँ पे तीर जो है वो एकदम निशाने पे लगा है, ठीक उसी तरह आपको भी अपने लक्ष्य तक पहुंचना और एकदम निशाने पर तीर मारना है, और आप कर सकते हो। अगर आपने अभी तक भी नहीं किया तो भी समय है, आप कर सकते हो। अपने आप पर भरोसा रखो, मेहनत करो, और आपको करना होगा। किस लिए करना होगा भैया? अपने लिए करना होगा, अपने पेरेंट्स के लिए करना होगा, अपने माँ बाप के लिए करना होगा और अपने देश के लिए करना होगा। खुद पे विश्वास रखो, सारी चीजें हो जाएगी। और पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेकर राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बोर्ड एक्सप्रेस का नया चैप्टर लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।